न्यू सोशल मूवमेंट, नव सामाजिक आंदोलन। अब देखेंगे कि लास्ट में हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और राज्य का कंपैरिजन, ये तो बड़ा ही आसान किस्म का है, राज्य हमने पहले पढ़ रखा है। और न्यू सोशल मूवमेंट यहाँ पढ़ लीजिए और इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स में फिर इसी को आप अप्लाई कर लीजिए। लेकिन सवाल है कि सोशल मूवमेंट क्या है, न्यू सोशल मूवमेंट क्या है। अगर इस बात को हम देखें तो अभी तक आप देखेंगे जब हम कंपैरिजन करें, अभी तक हमने क्या देखा, दल की बात। अगर हम कंपैरिजन शुरू करें कि सोशल मूवमेंट आखिर में है क्या, आवश्यकता क्यों पड़ी, खास तौर पे देखेंगे दल एक औपचारिक संगठन है। दल का मतलब उसकी मेंबरशिप होती है, उसमें विचारधारा होती है, उसका एक उद्देश्य होता है। दबाव समूह भी यही है। दबाव समूह और दल दोनों क्या है, औपचारिक है, फॉर्मल है। दबाव समूह और दल दोनों क्या है, औपचारिक है, ये फॉर्मल है। इसका सीधा सा मतलब है कि नियम कानून पे आधारित हैं, इनके बाकायदा नियम हैं, प्रावधान है, कानून है, तभी ये काम करते हैं। लेकिन सामाजिक आंदोलन अलग किस्म के हैं। तो सोशल मूवमेंट क्या है, जो कि सही मायने में जो सामाजिक आंदोलन है वो औपचारिक नहीं है, इसलिए वो दल जैसे नहीं है, दबाव समूह जैसे नहीं है। तो इनको कंपेरिजन में अगर देखा जाए, उसके बाद देखेंगे न्यू क्या है। अगर दल दल और दबाव समूह के तुलना में देखा जाए सोशल सामाजिक आंदोलन क्या है, तो ये बात हम बड़ी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। कैसे? अगर हम देखें कि सामाजिक आंदोलन क्या है, समूह का आंदोलन है, तो समूह का आंदोलन है। दूसरी बात है, जब हमने आंदोलन कह दिया, इसका मतलब ये इंस्टीट्यूशन नहीं है। जबकि दबाव समूह क्या इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन का मतलब नियम पे, प्रक्रिया पे, कानून पे चलते हैं। दबाव समूह क्या है, ये अपने आप में समूह का आंदोलन है, और ये आंदोलन है, संस्था नहीं है। इसलिए आंदोलन है तो इंस्टीट्यूशन है ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दबाव समूह फिर कैसा है, समूह का आंदोलन है, पहला फर्क आ गया, यानी ये पार्टी नहीं है। दूसरा, समूह का आंदोलन है तो समूचे समाज की भलाई के लिए काम करता है, किसी एक समूह के लिए नहीं। और दूसरी बात है, ये समूचे समाज की भलाई के लिए काम करता है, तो निश्चित तौर पर ये सत्ता को प्रभावित करने का प्रयास करेगा, लेकिन सत्ता प्राप्ति का नहीं। इसलिए सोशल मूवमेंट दबाव समूह से कैसे अलग हैं, क्योंकि इनके कुछ लोगों के हित होते हैं, सामाजिक आंदोलन के हित पूरे समाज के होते हैं। ये पार्टी से अलग कैसे हैं, क्योंकि पार्टी सरकार बनाना चाहती है, इनका काम सरकार बनाना नहीं है। इनका काम सरकार को अनुक्रियाशील बनाना, लोकतांत्रिक बनाना और सरकार को संवेदनशील बनाना है। ये फर्क आ गया। इसका मतलब है दबाव समूह क्या करता है, एक विशेष समूह की बात करता है। सामाजिक आंदोलन पूरे समुदाय की बात करते हैं। दबाव समूह क्या है, वो केवल अपने हितों की बात करेगा, और पार्टी सरकार बनाने का प्रयास करेगी। जबकि सामाजिक आंदोलन क्या करते हैं, सरकार को अनुक्रियाशील बनाने का प्रयास करते हैं। सरकार को अनुक्रियाशील बनाया जाए, सरकार को लोकतांत्रिक बनाया जाए, ये इनका काम है। सरकार को अनुक्रियाशील बनाया जाए, सरकार को लोकतांत्रिक बनाया जाए। और सही मायने में इसे सामाजिक आंदोलन भी सरकार के विध्वंस की बात नहीं करते। इसलिए कोई हिंसक आंदोलन सामाजिक आंदोलन नहीं होगा। इधर मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में संभव है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में संभव है, लेकिन अगर सैद्धांतिक तौर पे देखा जाए तो सरकार को अनुक्रियाशील बनाए रखना, लोकतांत्रिक बनाए रखना, ये सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है। अब आप देखेंगे दल की आवश्यकता, दबाव समूह दोनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दबाव समूह की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि दल हर हित को पूरा कर पाए, ऐसा जरूरी नहीं है। भाई दल तो तमाम हितों को देखता है। तो एक हित को, मान लीजिए कि ऑटो रिक्शा के ड्राइवर हैं, तो वो अपने हित को पूरा करना चाहते हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि भाई अपना ही दबाव समूह बना लें। इसे दबाव समूह की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं डेमोक्रेसी में आप देखेंगे यही तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। आगे चल के हम देखेंगे डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक देश में अनेक प्रकार के मंच हैं जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को आगे बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जनता ही तो सरकार की मालिक है। अब जनता सरकार की मालिक है, तो हम अलग अलग तरीके से सरकार से अपनी बात को ध्यान आकर्षित कराएंगे, सरकार से अपनी बात पूरी करवाएंगे। क्योंकि केवल लोकतंत्र में एक बार हमने जब चुनाव भागीदारी कर ली, तो चुनाव भागीदारी पर्याप्त नहीं है।
बल्कि दबाव समूह के माध्यम से, सामाजिक आंदोलन के माध्यम से हम रोज़-रोज़ भागीदारी करते रहें। डेमोक्रेसी की फ़िलॉसफ़ी ये है। और अगर हमने वोट दे दिया तो वोट तो केवल इस बात के लिए था कि सरकार किसकी बनेगी। उसके बाद हमारी भागीदारी और शुरू होती है। इसलिए आप देखें सामाजिक आंदोलन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हैं। अब फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात आ गई। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बिना दल के, बिना दबाव समूह के, बिना सामाजिक आंदोलन के होगा ही नहीं। और इसीलिए कहा जाता है कि गैर लोकतांत्रिक देशों में ऐसे पार्टिसिपेशन नहीं हो पाते। गैर लोकतांत्रिक देश में, अब गैर लोकतांत्रिक देश में इसलिए देखें हिंसा की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि पार्टिसिपेशन तो हो नहीं पाते। और हमने, इसका मतलब है सामाजिक आंदोलन क्या है? सरकार को क्रियाशील बनाने का नाम, क्योंकि जनता शासन के मालिक है और जनता ने एक बार वोट कर दिया तो जनता की सहभागिता केवल मत देने तो थोड़ी होनी चाहिए। भाई वोट हमने दे दिया, क्यों? इसकी सरकार बन जाए। तो सरकार बनाएगी तो भी कोई कानून लाएगी, उसके बाद संविधान का संशोधन करेगी, कोई नीतियों का निर्माण करेगी, कि उस पर हमारी राय नहीं रखी जाएगी। तो फिर आप कहेंगे फिर जब दबाव समूह थे ही, दल थे ही, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो सवाल फिर ये होती है, दल को सत्ता मिल जाने के बाद ही बेहोश हो जाते हैं, समस्या होती है। दल को सत्ता मिल जाने के बाद बेहोश हो जाते हैं। अब जिसको सत्ता मिल गई, अब आप जरा सोचिए, बीजेपी अगर सत्ता में है, कोई पार्टी सत्ता में है, तो सारे दल के कार्यकर्ता सत्ता की बात ही करने लगेंगे, जबकि आप चुनाव के लिए तो आम जनता के पास आप गए थे। और दूसरा, ये लोग पता चला कुछ पावरफुल लोगों के हितों को ही पूरा करने में लग जाए, तो बाकी समाज में जो वंचित है, सर्वहारा है, दलित है, उनकी बात कौन उठाएगा? इसलिए सामाजिक आंदोलनों की आवश्यकता पड़ी। बात को अगर हम एक सैद्धांतिक शब्द का प्रयोग करें, इसलिए आप देखेंगे सामाजिक आंदोलनों का महत्व अगर देखना है आपको, इधर देखिए, तो रजनी कोठारी ने इसे क्या कहा? नॉन पार्टी पॉलिटिक्स। यानी इसका कोई अपने आप में ना, ये दल से संबंधित नहीं है, ये नॉन पार्टी पॉलिटिक्स, ये रजनी कोठारी ने कहा। तो इसका मतलब है, अब आप साफ तौर पे देख सकते हैं कैसी चीज़ें अलग है। प्रोफेसर घनश्याम शाह ने कहा ये क्या है? ये माइक्रो मूवमेंट है। सामाजिक आंदोलन क्या है? ये माइक्रो मूवमेंट है। ये बात कही प्रोफेसर घनश्याम शाह ने। माइक्रो मूवमेंट का मतलब क्या है? आम जनता का मूवमेंट है। तो घनश्याम शाह ने इसे माइक्रो मूवमेंट कहा, रजनी कोठारी ने इसे नॉन पार्टी पॉलिटिक्स कहा। लेकिन सामाजिक आंदोलन क्या है? सामूहिक गतिविधि। लेकिन हर सामूहिक गतिविधि सामाजिक आंदोलन नहीं होती, बल्कि उसके समान लक्ष्य होने चाहिए, समान उद्देश्य होने चाहिए, स्थायी होना चाहिए, अनौपचारिक होना चाहिए। इसलिए आप मान लीजिए कि हर सामूहिक आंदोलन, अगर एक समूह बैठा हुआ है स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने के लिए, तो क्या समाज यानी भीड़ है? भीड़ और समाज में अंतर होता है। भीड़ का कोई कॉमन पर्पज़ नहीं होता, समाज कॉमन पर्पज़ होता है। और दूसरा, कई बार कोई सामूहिक गतिविधि होती है, कहीं बस दुर्घटना हो गई और लोग पहुंचे और ड्राइवर को पीटने लगे, ये सामूहिक गतिविधि है, लेकिन सामाजिक आंदोलन नहीं है, क्योंकि इन लोगों का उद्देश्य एक जैसा नहीं था। वो तो संयोग की बात है कि एक जगह इकट्ठे हो गए। तो अब ये सामाजिक आंदोलन का मतलब है समूह के आंदोलन है, लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए है, अनौपचारिक हैं, आम जनता की बात करते हैं, पार्टी और दबाव समूहों के हितों से ऊपर जाते हैं, क्योंकि पार्टी दबाव समूह का अपनी लिमिटेशन है, पहली बात। तो दूसरी बात फिर आएगी, तो ये सामाजिक आंदोलन है। दूसरी बात, फिर नए क्या है? अब अगर अगला देखा जाए तो फिर सामाजिक आंदोलन नए क्या है, क्योंकि हमने तो बाकायदा लिखा है नवीन सामाजिक आंदोलन। तो अगर नए हैं तो देखिए, सामाजिक आंदोलन के लिए पुराने शब्द का प्रयोग तो नहीं होता कि पुराना सामाजिक आंदोलन। इसलिए एक तरफ हम किस बात को लिखें? सामाजिक आंदोलन। दूसरे तरफ हम किस बात का प्रयोग कर सकते हैं? नवीन सामाजिक आंदोलन। एक तरफ हम सामाजिक आंदोलन शब्द का प्रयोग करें और दूसरी तरफ हम किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि नवीन सामाजिक आंदोलन। एक न्यू सोशल मूवमेंट है, दूसरा सोशल मूवमेंट है। एक सामाजिक आंदोलन है, दूसरा नवीन सामाजिक आंदोलन है। तो सही मायने में सामाजिक आंदोलन पहला जो आया गया वो माना जाता है मार्क्सवाद के वैचारिक प्रभाव से था। जो सामाजिक आंदोलन शुरू में उत्पन्न हुआ वो मार्क्सवाद के वैचारिक प्रभाव से था। और किस रूप में आया? श्रमिकों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन,
इसलिए आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, यूरोप को पढ़ेंगे, तो वहाँ श्रमिकों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। और आप जानते हैं मार्क्सवाद का आंदोलन कैसा था? वैचारिक, यानी पूंजीवाद को ध्वंस करना है, समाज में समानता लाना है। और ये आंदोलन कैसे था? सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए। ये आंदोलन किस लिए था? कि सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित की जाए। ये सामाजिक आंदोलन था। लेकिन नवीन क्या है? क्योंकि याद रखिए, ये मार्क्सवाद और पूंजीवाद के डिबेट से अलग है। ये मार्क्सवाद पूंजीवाद के चक्कर में पड़ता ही नहीं, बल्कि नवीन सामाजिक आंदोलन क्या है? इसका मतलब है जो गैर राजनीतिक और गैर वैचारिक है, जो नॉन आइडियोलॉजिकल है। अब यानी समाजवाद, पूंजीवाद, इनसे मामला अलग है। तो गैर वैचारिक कैसे है? पर्यावरणवादी आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन। गैर वैचारिक कैसे है? शांति का आंदोलन, परमाणु हथियार के विरोध का आंदोलन, शांति का आंदोलन, महिलावादी आंदोलन। वैसे तो कई लोग तो कहते हैं नहीं, महिलावादी आंदोलन भी वैचारिक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उपभोक्तावादी आंदोलन, परमाणु हथियार के विरोध का आंदोलन, ये क्या है? ये गैर वैचारिक है, नॉन आइडियोलॉजिकल है। और ये शांति पर्यावरणवादी आंदोलन और महिलाओं का आंदोलन है। इसलिए कहा जाता है ये विचारधारा से नहीं आया, बल्कि ये गैर वैचारिक है। और इसका देखिए, मार्क्सवादी जो परंपरागत आंदोलन था किसानों का, मजदूरों का, वो क्या करते थे? व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव की बात किया करता था। मार्क्स तो हमेशा आमूलचूल बदलाव, पूंजीवाद का ध्वंस। जबकि जो गैर मार्क्सवादी आंदोलन है, याद रखिए, वो आमूलचूल बदलाव की नहीं बात करता, लोकतंत्र को प्रभावी बनाने की बात कर रहा है। और इसलिए पुराने सामाजिक आंदोलन में कहीं कहीं हिंसा भी हो गई, जबकि यहाँ हिंसा की बात ही नहीं है। और यहाँ सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य एक तो गैर वैचारिक है, दूसरा आर्थिक नहीं है, पूंजीवादी नहीं है, क्योंकि समाज क्लास बेस नहीं रहा। यहाँ पे सामाजिक आंदोलन कौन कर रहा है? किसान। सामाजिक आंदोलन कौन कर रहा है? श्रमिक। ये तो क्लास बेस हो गया। अब सामाजिक आंदोलन यहाँ पे कौन कर रहे हैं? छात्र हैं, छात्र हैं, अल्पसंख्यक हैं। यहाँ सामाजिक आंदोलन में कौन है? छात्र हैं, अल्पसंख्यक हैं, लेस्बियन है। अब इसको हम सैद्धांतिक आधार देंगे। अभी तो हम एक बेसिक बात बता रहे हैं, अब इसी को, अब बेसिक के साथ हमें सिद्धांत की बात जोड़ना है, तभी तो बात पूरी होगी। बेसिक के साथ जब तक हम सिद्धांत की बात नहीं करेंगे, मान्यता अधूरी रह जाएगी। इसलिए आप देखेंगे कि गैर वैचारिक, नवीन सामाजिक आंदोलन गैर वैचारिक है। ये भाई पर्यावरण में नदी को साफ करना है तो उसमें मार्क्सवादी तरीका अपनाया जाए, पूंजीवादी? तो ये बात नहीं है। शांति स्थापित करना है तो मार्क्सवाद पूंजीवाद का मतलब ही नहीं है। और फिर उसके अलावा लोकतंत्र को प्रभावी बनाता है तो आमूलचूल परिवर्तन की बात नहीं करते, हिंसा की बात नहीं करते। इसे छात्र आंदोलन, अल्पसंख्यक, लेस्बियन, ये नवीन सामाजिक आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अब आप देखेंगे इनकी मांग आर्थिक नहीं है, बल्कि ये किस बात को बाल देते हैं? सांस्कृतिक। इनकी मांग कैसी है? सांस्कृतिक है। इनकी मांग कैसी है? पहचान पर आधारित है, आइडेंटिटी की बात है, ये गरिमा की बात कर रहे हैं, ये जीवन के गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है, बात को आम भाषा में कहा जाए तो पुराना सामाजिक आंदोलन किसके लिए था? रोटी कपड़े मकान के लिए। और आपको याद दिला दे, ये अगर हम इस बात को पूरा बताने से पहले कॉन्टेक्स्ट जब तक न बताएं, बात स्पष्ट नहीं होगी। जब तक कॉन्टेक्स्ट न बताएं, बात स्पष्ट नहीं होगी। और कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब न्यू सोशल मूवमेंट की बात की जाएगी तो ये पहली बात है कि 1970 और 80 के दशक में यूरोप में आ रहा है, अमेरिका में आ रहा है। तो हमें ये बात ध्यान में रखना है कि 1970 और 80 के दशक में जब यूरोप और अमेरिका में आ रहा है तो आखिर में इसमें क्या खास बात है? तो आपको ध्यान रखना है कि 1945 के बाद दुनिया में दो विरोधी विचारधाराएं थी, मार्क्सवाद, पूंजीवाद। लेकिन जैसे कि फ्रैंकफर्ट स्कूल आया, जब फ्रैंकफर्ट स्कूल प्रभावकारी हुआ तो फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में हम थियरी में आपको हम विस्तार से बताते हैं। तो हर चीज़ हर जगह नहीं बताई जा सकती, इसलिए बस यहाँ इसका नाम ले रहे हैं। जब फ्रैंकफर्ट स्कूल आया तो फ्रैंकफर्ट स्कूल ने कहा भाई देखो, हमारा विचारधारा से कोई संबंध नहीं है,
और दूसरी बात है कि जो मार्क्स कहा करता था कि सर्वहारा उत्पन्न होगा, मार्क्सवाद का चिंतन था सर्वहारा आएगा, क्रांति करेगा, यूरोप में ऐसा नहीं हुआ। यूरोप में पूंजीवाद के विकास से समाज में थोड़ी संपन्नता आ गई, और समाज में संपन्नता आने के बाद किसान और मजदूर तो क्रांति करने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थे पहला, क्योंकि मार्क्स ने कहा था पूंजीवाद के खिलाफ क्रांति क्यों होगी, क्योंकि पूंजीवाद आगे बढ़ेगा, लोगों की परिस्थितियां खराब होंगी, सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब होगी, और सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब होगी तो क्रांति लोग करेंगे। हुआ उल्टा, पूंजीवाद के आने से लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, इसे तो मार्क्स की मान्यता पर सवाल उठाया जाने लगा। और दूसरी बात, मार्क्सवादी जो फॉलोअर थे उनके रूस में, वो कहा करते थे सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, एक दल का शासन। अब यूरोप के लोग इस बात से चिढ़ गए, अमेरिका के लोगों ने कहा, अरे सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, एक दल का शासन, ये कौन शासन है भाई, हम तो लोकतंत्र के अलावा कुछ मानेंगे ही नहीं। इसका ये मतलब मत समझिए कि इसका मतलब अच्छा, इसका मतलब आप ही समझेंगे कि नवीन सामाजिक आंदोलन मार्क्सवाद की विफलता का परिणाम है। कुछ हद तक ही सही है, लेकिन इनकी समस्या पूंजीवादी लोकतंत्र से भी थी। इनका चिड़ केवल इनका रिएक्शन केवल मार्क्सवाद के खिलाफ नहीं था, इसलिए तो उन्होंने कहा भाई हमारा पार्टी से मतलब नहीं है। और फ्रैंकफर्ट स्कूल ने कहा भी कि देखिए भाई हमारा किसी विचारधारा से मतलब नहीं है, पार्टी से मतलब नहीं है। इसका मतलब है एक तरफ तो मार्क्सवाद से निराशा उत्पन्न हो रही थी, मार्क्सवाद की मान्यताएं सिद्ध नहीं हो रही थी, और दूसरी तरफ यूरोपीय समाज एक ऐसे जमाने में पहुंच गया था जहां मार्क्सवाद की बातें अप्रासंगिक होने लगी। क्यों? एक नया प्रबंधक वर्ग आ गया, समाज केवल दो वर्गों में नहीं बटा रहा। मार्क्स की जितनी मान्यताएं थी वो गलत हुई। मार्क्स ने कहा समाज दो भागों में बटेगा, नहीं बटा। मार्क्स ने यहाँ प्रबंधक, इंजीनियर, डॉक्टर आने लगे। मार्क्स ने कहा था पूंजीवाद बढ़ेगा तो असंतोष होगा, ऐसा नहीं हुआ, पूंजीवाद से लोग खुश हो गए। तीसरा, मार्क्स ने कहा था कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में क्रांति हो जाएगी, क्रांति करने के लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि समाज में समस्याएं नहीं थी। तो दूसरी तरफ क्या था, जो पूंजीवादी उदारवादी लोकतंत्र लगा हुआ था उसमें क्या विसंगति आ रही थी, पार्टी का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था, जनता हाशिए पे जा रही थी। और उस पूंजीवादी लोकतंत्र में जहाँ पे सामाजिक आर्थिक आवश्यकताएं तो पूरी हो गई, लेकिन लोगों ने महसूस किया कि लेस्बियन को पहचान नहीं है, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव है, और कहीं न कहीं छात्रों ने भी कहा कि कल्याणकारी राज्य के नाम पर पूंजीवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो नव सामाजिक आंदोलन किस पृष्ठभूमि में पैदा हुआ, जहां पूंजीवाद और मार्क्सवाद दोनों के खिलाफ असंतोष था। क्योंकि पूंजीवादी कहा करते थे कि भाई देखो हमने कल्याणकारी राज्य अपना दिया है, पूंजीवादियों से पूछा जाता था तो उनका एक जवाब होता था, देखो भाई हमने कल्याणकारी राज्य अपना लिया है, और हम जो भी समाज में अगर आप संशोधन चाहोगे तो हम वैज्ञानिक रूप में कर देंगे, चिंता की बात नहीं है, विज्ञान की बात करो, तकनीक की बात करो, हम सारे परिवर्तन कर देंगे, आपको आंदोलन करने की, धरना प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसलिए 1970 के दशक में फ्रांस में एक बड़ा जबरदस्त आंदोलन हुआ, और हर्बर्ट मार्क्यूज जिसके सैद्धांतिक प्रतिपादक थे, जो बाम और फ्रैंकफर्ट स्कूल के भी मेंबर थे, हर्बर्ट मार्क्यूज। और छात्रों ने कहा कि ये बताने का प्रयास मत करो कि समाज में कोई समस्या नहीं है, समाज में समस्याएं हैं। अब समस्या अलग अलग लोगों के लिए आई, पर्यावरण के लिए आई, क्योंकि वो समस्या ऐसी आई कि जो कल्याणकारी राज्य नहीं हल कर पाया। और कैसी समस्या? महिलाओं ने कहा भाई आप कह रहे हो लोकतंत्र है, कल्याणकारी राज्य, हमें क्या मिला? तब तक लोगों ने देखा कि भाई रोटी कपड़ा मकान तो मिल गया, नदियाँ गंदी हो गई, पर्यावरण प्रदूषित हो गए। इस लोगों ने कहा कि अब जीवन की गुणवत्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमें शांति से रहना है। जबकि क्योंकि मार्क्सवाद और पूंजीवाद दोनों कोल्ड वार में लड़ने पर आमादा थे, दोनों हथियारों का जखीरा बढ़ा रहे थे, क्या मार्क्सवाद क्या पूंजीवाद। इसलिए आम जनता ने कहा कि ना भाई, हम इस विचारधारा के बजाय हम ऐसी बात करेंगे जो आज समाज की आवश्यकता है। और फिर आंदोलन आया पर्यावरणवाद का, महिलाओं का। महिलाओं ने कहा आप तो लड़ रहे हो, पूंजीवाद उदारवाद ने हमें क्या दिया? इसलिए कहा गया गैर वैचारिक है, इसलिए कहा गया गैर वैचारिक है। नहीं तो पहला आंदोलन कैसा आया था मार्क्सवादियों का, और इसलिए ये सामाजिक आंदोलन था। लेकिन हम सामाजिक आंदोलन को पुराना आंदोलन तो नहीं कहते, लेकिन इसे नवीन सामाजिक आंदोलन कहते। किस कॉन्टेक्स्ट में आया? अभी सोशल मूवमेंट, जो सामाजिक आंदोलन के सिद्धांतकार अगर हम देखें तो नव सामाजिक आंदोलन कैसे नव है, इसका उल्लेख हमने किया। और अगर इसके सिद्धांतकारों की बात देखें कि सोशल मूवमेंट के मूलतः सिद्धांतकार कौन से हैं, किन लोगों ने इस मान्यता को आगे बढ़ाया,
तो आप देखेंगे सोशल मूवमेंट के जो मूल सिद्धांतकार हैं हैबरमास। तो और संयोग की बात है कि हैबरमास को हम लोकतंत्र के सिद्धांत में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा संक्षेप करेंगे हैबरमास का, इस क्योंकि आप देखेंगे कि इसलिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में चीज़ों का रिपीटिशन खूब होता है। तो हैबरमास के विचार को हम पहले भी पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी में, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में भी यूज़ करते हैं इनके विचार को। और लाक्लू और मॉफी दूसरे विचारक हैं, लाक्लू और मॉफी। और अगर और किसी समकालीन विचारक का नाम आप लिख सकते हैं तो नोमी क्लेन। और कहीं न कहीं आप एक और विचारक का नाम लिख सकते हैं, नोम चोम्स्की। जब हम सिद्धांतकारों की बात करते हैं तो इन लोगों का उल्लेख कर सकते हैं नव सामाजिक आंदोलन में। और मान्यताएं बिल्कुल एक जैसी हैं, क्योंकि नव सामाजिक आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या है? नागरिक समाज को आगे बढ़ाना। सच मानिए हमारे समाज में वास्तविक जो संबंध होता है, पहला नागरिक समाज, दूसरा शासन, तीसरा आर्थिक प्रणाली। ये तीन चीज़ों के संबंध से ही सारे सिद्धांत आगे विकसित हो जाते हैं। तो नव सामाजिक आंदोलन, जैसा कि हैबरमास ने कहा, तो हैबरमास हो, नोम चोम्स्की हो, उन सब की चिंताएं लगभग एक ही जैसी हैं, बस कहने के तरीके अलग अलग हैं। इसलिए अगर कॉन्सेप्ट हम समझ लें तो लगभग एक ही बात सब लोग रिपीट करते हैं। इसका मतलब है कि जो नव सामाजिक आंदोलन की चिंताएं हैं, वो पहला है, ये पूंजीवाद के खिलाफ है। और ये मानते हैं कि पूंजीवाद नए नए तरीके से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और पूंजीवाद ने अब मीडिया को आगे बढ़ा दिया है। इसलिए हैबरमास कहते हैं कि, हैबरमास ने तकनीक शब्द का प्रयोग किया कि जो सामाजिक आंदोलन है उसे लाइफ वर्ल्ड कहा, कि जो हमारा सामाजिक आंदोलन है जिसमें संचार होता है, चर्चा होती है, बहस होती है, वो इस पूंजीवाद के दायरे के जकड़न में आ रहा है। और पूंजीवाद शोषण के लिए नए नए तरीके अपनाता है, अब जिसे शायद परंपरागत मार्क्सवादी नहीं सोच पाए थे या उनकी व्याख्या वो नहीं कर पाए थे। तो आज आप देखेंगे ये पूंजीवाद के विरुद्ध है। पूंजीवाद नए नए किन तरीकों को अपना रहा है? पूंजीवाद अपना रहा है मीडिया को। तो आज पूरी मीडिया इंडस्ट्री का विकास हो रहा है, पूंजीवाद मीडिया को अपना रहा है। यानी मीडिया पर पूरा कारपोरेट हाउस का नियंत्रण है। और आज की जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो तो व्यापारिक घरानों से ही चल रही है। ये कारपोरेट हाउस का नियंत्रण होता जा रहा है पूरी मीडिया पर। इसका मतलब है मीडिया पे कारपोरेट हाउस का नियंत्रण है। और इतना ही नहीं, और इस पूंजीवाद ने समाज की हर समस्याओं के तकनीकी और वैज्ञानिक समाधान का वादा भी दिया है, जबकि समाज की समस्याओं का समाधान होता है वैचारिक। इन लोगों का कहना यह है कि समाज की हर समस्या का तकनीकी समाधान संभव है, वैज्ञानिक समाधान संभव है। जैसे अगर गरीबी है तो इनके पास मनरेगा जैसा उपाय है, ये तकनीक और वैज्ञानिक समाधान हो गया। अगर आप कहेंगे स्वास्थ्य की समस्या है तो इनके पास फिर एनआरएचएम है। इसका मतलब है कि आपको किसी समस्या के लिए आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उसका आधार कोई वैचारिक नहीं है, मूल तौर पे पूंजीवाद है, टेक्नोलॉजी है। और इस पूंजीवाद तकनीक से सारी समस्या का समाधान हो सकता है। अब आप कहेंगे गरीबी का वैचारिक कारण क्या है? तो फिर वहाँ पूंजीवाद समाजवाद की बहस आ जाएगी। लेकिन आप कहेंगे गरीबी को हम वैज्ञानिक रूप में कैसे समझें? तो फिर वो प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ाई जाए, उसमें लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए, उनको शिक्षा कैसे दी जाए, तो ये सारी तकनीकी प्रबंधकीय समाधान है। तो आप जानते हैं आधुनिक पूंजीवाद प्रबंधकीय समाधान पे बड़ा बल देता है, विचारधारा को पीछे करता है। इसलिए पूंजीवाद के लिए तमाम समस्याएं बन रही हैं। और कहा जाता है कि विचारधारा का महत्व लगातार कम होता जा रहा है, या विचारधारा को ये इनकार करने का प्रयास करते हैं। तो लोकतंत्र में आप हैं तो राज्य आपकी हर समस्या को पूरी कर देगा, लेकिन इस पूंजीवाद और आर्थिक तंत्र के विरुद्ध कौन खड़ा हो रहा है? नागरिक समाज। नागरिक समाज का मानना है कि नहीं भाई, ये आपके लिए ये जो आप तर्क दे रहे हैं ये ठीक नहीं है।
तो नागरिक समाज क्यों आया? फिर वही बात है, क्योंकि पार्टी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई, दबाव समूह समाज की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। और इसीलिए लोकतंत्र का मतलब क्या है? ये सामाजिक आंदोलन उन देशों में आ रहा है जहाँ पे पहले से लोकतांत्रिक शासन है, जहाँ पे बाकायदा लोकतांत्रिक शासन है, लोकतंत्र का पहले से प्रभाव है, लेकिन लोकतंत्र की आड़ में वहाँ पे पार्टी, प्रेशर ग्रुप और प्रबंधकीय शासन की आड़ में नौकरशाही का प्रभाव हो गया है। इसीलिए ये नागरिक समाज आंदोलन कर रहा है। और लोकतंत्र के मजबूत होने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? नागरिक समाज का प्रभावशाली होना। और इसीलिए न जो नव सामाजिक आंदोलन है वो राज्य को ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा है, समाप्त करने की बात नहीं कर रहा है, राज्य को पारदर्शी बनाना चाहता है, विकेंद्रित करना चाहता है, लोकतांत्रिकरण करना चाहता है। ये नागरिक समाज का उद्देश्य है, ये नागरिक समाज का उद्देश्य है। अब इसी बात को अलग अलग तरीके से, अब इसी बात को हैबरमास ने कम्युनिकेटिव एक्शन के अंतर्गत कहा है। कम्युनिकेटिव एक्शन का मतलब जहाँ नागरिक समाज में चर्चा होती है, परिचर्चा होती है। और नागरिक समाज में कौन समस्या पैदा कर रहा है? पूंजीवाद, मीडिया इंडस्ट्री। क्योंकि मीडिया के एजेंडे अपने आप में सेट है, कारपोरेट घरानों ने मीडिया के एजेंडे को पहले से सेट कर रखा है। इसी बात को नॉम चोम्स्की ने क्या कहा? मैन्युफैक्चरिंग द कंसेंट। नॉम चोम्स्की ने कहा कि आज तो सहमति बना ली जाती है मीडिया के द्वारा। मीडिया ऐसा प्रबंध कर देगा कि ऐसा लगेगा कि हम सहमत दे चुके हैं, हमारी तो पूरी व्यवस्था के पीछे पूरी सहमति है। लेकिन उस सहमति कई मामले में प्रोपेगेंडा के द्वारा तय कर ली जाती है। यानी आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि पूरी व्यवस्था आपकी सहमत से चल रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो नॉम चोम्स्की ने कहा पूरा कार्य, ये पूंजीवाद, भूमंडलीकरण के नाम पर किसको आगे बढ़ाया दिया जा रहा है? कारपोरेट हाउसेस को। नोमी क्लीन ने भी बात कही है, नो लोगो। नोमी क्लीन ने कहा है कि नो लोगो। आजकल आप देखेंगे पूंजीवाद ने ब्रांडिंग का जमाना आगे कर दिया है, और ब्रांड लोगों से बनता है। अब लोगों का ऐसा प्रभाव हो गया कि पूंजीवाद आगे बढ़ रहा है और उपभोक्तावाद आगे बढ़ा, उपभोक्तावाद आगे बढ़ेगा, पूंजीवाद आगे बढ़ेगा, तो ये न समाज के लिए अच्छा होगा न पर्यावरण के लिए। इसलिए तो ये एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट के तौर पे आते हैं। ये कहते हैं कि आज आप देखेंगे दुनिया में कुछ वैश्विक ब्रांड बन गए हैं, एक ही किस्म के जूते, एक ही किस्म के पहनावे पूरी दुनिया में पहने जा रहे हैं। यही तो ग्लोबलाइजेशन का फ़र्क है। और इस उपभोक्तावाद ने पर्यावरण को गहरा नुकसान पहुंचाया है, ऐसा नोमी क्लेन जैसे लोग मानते हैं कि नो लोगो। तो लोगो जैसा कि आप बहुत सारे लोग लोगों के पीछे डेस्परेट, चाहे एडिडास हो चाहे कोई भी लोगो हो, आजकल लोग इसके पीछे बहुत दीवाने होते हैं, यंगस्टर्स। तो ये लोग इसके खिलाफ पूरी आवाज़ उठा रहे हैं। और लाकलू माफी ने क्या कहा कि डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म, यानी सारे विचारक लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। तो लाकलू ने क्या कहा? लोकतांत्रिक बहुलवाद, डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म। तो लोकतांत्रिक बहुलवाद का सीधा सा मतलब ये है, लोकतांत्रिक बहुलवाद का मतलब ये है कि आप किस तरीके से अन्य समूहों को भी आने की इजाज़त दीजिए। केवल हम पार्टी, केवल प्रेशर ग्रुप्स से सारा काम नहीं चलेगा। और डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म का मतलब होता है कि समाज में जो समूह है, दबाव समूह और राजनीतिक दल के अलावा ये पार्टिसिपेशन करें। और सही मायने में डेमोक्रेसी का यही तो मतलब है कि जहां आम जनता शक्तिशाली हो, जहां आम जनता को पार्टिसिपेशन को आगे बढ़ावा दिया जाए। ये नहीं कि चुनाव हो गया और हम बैठ जाए। और ये सारे नव सामाजिक आंदोलन के लोग इसीलिए लोकतंत्र को शक्तिशाली करना चाहते हैं, वो डेमोक्रेसी को पावरफुल करना चाहते हैं, वो नागरिक समाज को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। और पूंजीवाद, उपभोक्तावाद के खिलाफ है, मार्क्सवाद के खिलाफ तो बिल्कुल है। क्योंकि कोई भी ऐसा तंत्र, याद रखिए, कोई भी ऐसी व्यवस्था जो लोकतंत्र का विनाश कर रही हो, इसके खिलाफ है। यानी मार्क्सवाद या नव सामाजिक आंदोलनों का इसीलिए किसी विचारधारा से सरोकार नहीं है, इनका जीवन गुणवत्ता से, मानवीय समाज के मूल्यों से। और मार्क्सवाद जिस रूप में आया, जो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व था, एक दल का आधिपत्य था, उसमें तो सही मायने में लोकतांत्रिक मूल्य खत्म हुए। ऐसा मार्क्स ने थोड़ी कहा था, मार्क्स ने कुछ और कहा था, प्रयोग और हो गया। तो इसलिए इनका डिससेटिस्फैक्शन मार्क्सवाद के प्रति भी है, इनका डिससेटिस्फैक्शन मार्क्सवाद के प्रति है। और ये पूंजीवाद की आलोचना तो करते हैं और उन नए नए तरीकों की बात करते हैं जिन नए तरीकों को पूंजीवाद ने खोजा है। और पूंजीवाद अब किस तरीके से अपना आधिपत्य बनाए रखना चाहता है, ये बात, ये विचार दिया है
नव सामाजिक आंदोलन के लोगों ने। और यही बात कहने के तरीके अलग अलग हैं कि लोकतंत्र में आम सहमति होनी चाहिए और एक तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए, लेकिन पूंजीवाद तो सबको बाधित कर रहा है, आम सहमति हो नहीं पाती। और मीडिया के द्वारा सारी बात, मीडिया, फेसबुक, सोशल मीडिया, सब पे नियंत्रण किसका है? कैपिटलिज्म का। क्योंकि इन सब चीज़ों का प्रयोग करने के लिए, इन सब चीज़ों को उपयोग के लिए आपके पास बहुत बड़ी पूंजी चाहिए, आपके पास संसाधन चाहिए, और आम लोगों के पास तो है नहीं। तो जो बात 100 बार कही जाएगी वही आप सच मान लेंगे। इसे हैबरमास ने कहा कि डेमोक्रेसी में आम जनता दर्शक की तरह थोड़ी होनी चाहिए। जब हम मैच खेलने जाते हैं तो हमारी भूमिका, भाई खिलाड़ी होना अलग बात है, दर्शक होना अलग बात है। और लोकतंत्र तो आज का जो आधुनिक पूंजीवाद है, लोकतंत्र को ऐसा बना दे रहा है कि आम जनता तो केवल दर्शक के रूप में है। सारा काम तो सरकार करेगी, सारा काम तो लोग प्रबंधकीय लोग कर लेंगे, और जनता काम केवल ये है कि हम सरकार के द्वारा योजनाओं को जो संचालन किया जा रहा है उसी को चुपचाप स्वीकार कर लें, सरकार की नीतियों को स्वीकार कर लें, क्योंकि सरकार कह ही रही है कि हम आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हैबरमास ने कहा नहीं नहीं, ये हम नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए हैबरमास क्या करते हैं? लोकतंत्र को प्रभावी बनाने की बात करते हैं, परिचर्चा की बात करते हैं, संवाद की बात करते हैं, पार्टिसिपेशन। और वो पार्टिसिपेशन कैसे आएगा? लोगों के द्वारा। तो सामाजिक आंदोलन क्या है? लोगों का आंदोलन है। अब इसी बात को, इसका मतलब सारी बात को निष्कर्ष में फिर आपको याद दिला दें तो पूंजीवाद के खिलाफ, नागरिक समाज को प्रभावशाली बनाना, और तीसरा विज्ञान तकनीक के खिलाफ भी एक तरीके की आवाज़ है, क्योंकि मानवीय समाज मूल्यों से चलता है, मानवीय समाज विचारधारा से चलता है। मानव और मशीन में फ़र्क है। तो मशीन को समझने के लिए विज्ञान लगा लीजिए, ये बात तो ठीक है। मानवीय मूल्यों को समझने के लिए विज्ञान कैसे लगाएंगे? अब कोविड के दौरान लोगों को कैसी मनोवैज्ञानिक समस्या आई, कैसी मानसिक पीड़ाएं आई, उसको समझने के लिए हमारे पास कोई यंत्र नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या तभी आती है जब विज्ञान के समझने वाले लोग मानविकी विषयों का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं और सारी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करने लगते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हैबरमास जैसे लोगों ने नव सामाजिक आंदोलन को प्रभावी रूप में बनाए रखा। अब इसी कहने के तरीके उन्होंने तकनीकी बना दिए। कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि, और मीडिया पावर और मनी, लाइफ वर्ल्ड, कम्युनिकेशन, नॉर्मेटिव एक्शन, तो जो टेक्निकल शब्द का प्रयोग किया उन्हीं को हमने बहुत सामान्य शब्दों में आपको बता दिया, सामान्य शब्दों में बता दिया। हाँ, लिखते समय इन टेक्निकल शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए ये टेक्निकल शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आम समझ बड़ी सिंपल सी है, आम समझ बड़ी सिंपल सी है। अब अगला है कि आखिर में नव सामाजिक आंदोलन अगर ये है, नव सामाजिक आंदोलन ये है, तो ये नव सामाजिक आंदोलन विकासशील देशों में कैसा है? अब फिर यहाँ बता दें, भारत के नव सामाजिक आंदोलन को हम अलग तरीके से देखते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में। अब लेकिन यहाँ थोड़ा कंपैरिजन तो कर ही ले कि अगर नव सामाजिक आंदोलन यूरोप में आया तो निश्चित तौर पर ये भारत जैसे देशों में भी प्रभावी हुआ। अच्छा, नव सामाजिक आंदोलन और आंदोलन के बीच में क्या अंतर है, ये स्लाइड भी है, इसके बारे में हमने आपको बताया भी था पॉइंट वाइज कि कैसे सामाजिक आंदोलन, नव सामाजिक आंदोलन में अंतर है। ये हमने पहले भी आपको बता रखा है, लेकिन आपको स्लाइड वाइज भी मिल जाएगी कि कैसे चीज़ें अलग अलग हैं, ये हमने आपको बता रखा है। और अगली बात अगर देखें कि अब चूंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात आती है, तो नव सामाजिक आंदोलन विकसित देशों में आया, तो आखिर में विकासशील देशों में कैसा रहा? अगर आप साफ तौर पे देखेंगे कि नव सामाजिक आंदोलन जो विकसित देशों में आया उसका नेचर थोड़ा अलग था, क्योंकि नव सामाजिक आंदोलन तो वही होगा, पर्यावरणवादी आंदोलन, नारीवादी आंदोलन। तो हमारे यहाँ जो चिपको मूवमेंट आया, एपिको मूवमेंट आया, हमारे यहाँ जो बांधों के खिलाफ जो मूवमेंट आया, नदियों के प्रदूषण के विरुद्ध जो मूवमेंट शुरू किया गया, यानी भारत में भी नव सामाजिक आंदोलन हुए, महिलाओं का आंदोलन, पर्यावरण का आंदोलन। और हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी को ही बेहतर बनाने के लिए एक सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हुआ, अन्ना हजारे का मूवमेंट बड़ा वो प्रभावशाली रहा। लेकिन विकसित और विकासशील देशों में यह फ़र्क आप देखेंगे, जब नव सामाजिक आंदोलन की बात हम करते हैं तो मामला विकसित देशों में अलग आता है। विकसित देशों में नव सामाजिक आंदोलन अलग आता है। नव सामाजिक आंदोलन तो एक ही है, लेकिन थोड़े से उनमें अंतर आ जाते हैं। विकसित और विकासशील देशों में कहाँ अंतर आता है? अगर हम देखें तो पहला है
विकसित देशों में कहाँ पे अंतर आता है? पहला, विकसित देशों में नव सामाजिक आंदोलन जीवन की गुणवत्ता के लिए आरंभ किया गया है कि जीवन अच्छा बना रहे, जीवन प्रभावशाली बना रहे, जीवन की गुणवत्ता की बात की गई है। यानी नव सामाजिक आंदोलन में आर्थिक आवश्यकताओं की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ आर्थिक आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं। क्योंकि आपको ये समझना है कि जो विकसित देश है वो उत्तर भौतिकवादी और उत्तर आधुनिक समाज में है। अभी हमारे यहाँ तो आधुनिकता आना बाकी है, भौतिकता आना बाकी है। विकसित देश कहाँ पे हैं? उत्तर आधुनिक और उत्तर भौतिकवादी समाज में। उत्तर का मतलब होता है बाद, पोस्ट। उत्तर आधुनिक और उत्तर भौतिकवादी समाज में ये चल रहे हैं। ये उत्तर आधुनिक उत्तर भौतिकवादी समाज में चल रहे हैं, इसलिए इनकी सोच, इनकी आवश्यकताएं अलग है। हमारे यहाँ तो अभी मामला भौतिकतावाद का है, अभी हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होना बाकी है। तो उत्तर आधुनिकता में, उत्तर औद्योगिकता में हम कहाँ जाएंगे? तो आप देखेंगे यहाँ समस्या किसकी है? जीवन की गुणवत्ता की। यहाँ मामला किसका है? आज भी आर्थिक विकास या आर्थिक भौतिक संपन्नता, ये आज भी बड़ा मुद्दा है। इसलिए आप देखेंगे जब यहाँ पे जो आंदोलन किए गए, वो शहरी पढ़े लिखे लोगों ने। नव सामाजिक आंदोलन कौन लाया? शहरी वर्ग के द्वारा, शिक्षित वर्ग के द्वारा। शहरी वर्ग, शिक्षित वर्ग नव सामाजिक आंदोलन लेकर आगे बढ़ा। लेकिन हमारे यहाँ आप देखेंगे जो नव सामाजिक आंदोलन आया, वो एक तो आर्थिक विकास और पर्यावरण की चिंता दोनों हमारे साथ एक साथ लगी हुई है। यानी पर्यावरण का संरक्षण और आर्थिक विकास का मुद्दा दोनों एक साथ आया, जो हमारे यहाँ चिपको मूवमेंट में आया था। जबकि विकसित देशों में नव सामाजिक आंदोलन का मतलब है कि वहाँ पे अर्थ से सवाल नहीं है, मूल सवाल क्या है? जीवन की गुणवत्ता से है। अच्छा, और विकसित देशों में क्या है कि पहचान की बात है, गरिमा की बात है। जैसे लेस्बियन मूवमेंट है, यहाँ पहचान का मामला है, गरिमा का मामला है। तो जैसे आप देखेंगे लेस्बियन वगैरह मूवमेंट आता है, वहाँ पे जो लेस्बियन मूवमेंट है, तो वहाँ पे मूल मुद्दा पहचान की बात है, गरिमा की बात है। तो यदि भारत जैसे देशों में भी आजकल लेस्बियन जैसी चीज़ें आने लगी है, लेकिन अभी उतना कल्चर की बात है। तो यहाँ जो विकसित देशों में आंदोलन आ रहा है वो अलग किस्म का है। हाँ, ये बात जरूर है कि आंदोलन करते समय कहीं भी अंतर करिए तो सिद्धांतकारों का नाम दीजिए, उनके उल्लेख करिए, तभी तो बात बनेगी। लेकिन हमारे यहाँ अगर चिपको मूवमेंट आप देखेंगे तो दोनों बातें हैं। एक तो ग्रामीण समाज के द्वारा, इसलिए हमारे सामाजिक आंदोलन क्या कहा गया? ग्रास रूट मूवमेंट, आधारभूत आंदोलन। इसलिए हमारे यहाँ सामाजिक आंदोलन को क्या कहा गया? आधारभूत आंदोलन। ये ग्रामीण के द्वारा उठाया गया, ये शहरी वर्ग के द्वारा नहीं, बल्कि गांधीवादी तरीके से आम जनता ने, ग्रामीण जनता ने सोशल मूवमेंट को आगे उठाया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। शांतिवादी तरीके से, गांधीवादी तरीके से आम जनता के द्वारा उठाया गया। यद्यपि हमारे यहाँ लेस्बियन मूवमेंट जैसा मूवमेंट अभी इतना प्रभावशाली नहीं है जैसा कि पश्चिमी देशों में है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि पश्चिम देश में पर्यावरण का मामला, यानी पश्चिमी देश में खाई है कि जो सामाजिक आंदोलन था वो अलग किस्म का है, नव सामाजिक आंदोलन अलग किस्म का है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि अभी समाज उत्तर आधुनिकता, उत्तर भौतिकवाद में है ही नहीं है, तो हमारे यहाँ जितने भी सामाजिक आंदोलन है, अब नागरिक समाज की बात आप देखेंगे, सिविल राइट मूवमेंट की बात आई, तो सरकार की पारदर्शिता की बात तो करता है, फिर भी लोगों के रोजगार की बात भी करेगा वो। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मूवमेंट। हमारे यहाँ जो चिपको आंदोलन आया, तो चिपको आंदोलन में महिलाएं जो पेड़ को बचाना चाहती थी, उस पेड़ को बचाने में ये भी चिंता स्वाभाविक रूप में थी कि जंगल तो बचेगा, क्योंकि उसी पेड़ की लकड़ियों से उनके किचन का खाना भी बनता है। आर्थिक मुद्दा फिर आ गया। यानी हमारे यहाँ पर्यावरण के विकास में या नव सामाजिक आंदोलन में विकास का भी मुद्दा है, सर्वसमावेशी विकास का भी मुद्दा है, और आधारभूत लोकतंत्र का भी मुद्दा है। तो ये सारी चीज़ें भारत में या विकासशील देशों में विद्यमान होती हैं, जो कि विकसित देशों में सामान्यतः
नहीं है। विकसित देशों में चूँकि अर्थ की समस्या हल हो चुकी है, भौतिकवाद की समस्या हल हो चुकी है, तो वहाँ लोग जीवन गुणवत्ता पे आगे बढ़ रहे हैं। और एक ख़ास बात देखेंगे, भारत जैसे देशों में यदि कुछ मामलों में समानता दिखती है कि परमाणु रिएक्टर के खिलाफ हम भी यहाँ भी आंदोलन होता है, परमाणु रिएक्टर लगने के खिलाफ विकसित देशों में भी आंदोलन धीरे-धीरे हो रहे हैं। भूमंडलीकरण के खिलाफ जो आंदोलन होता है, वो पश्चिम में उपभोक्तावाद के खिलाफ होता है। हमारे यहाँ जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट होता है, उसमें अर्थ का मुद्दा बहुत है। ये भी तो नवसामाजिक आंदोलन है, जो भूमंडलीकरण के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ आंदोलन होता है, उसमें ये बड़ा मुद्दा होता है कि लोगों के व्यापारी, छोटे-छोटे व्यापारी खत्म हो जाएँगे। यहाँ जो नोमी क्लीन ने कहा है कि एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट जो होता है, वो मूल चिंता है कि ग्लोबलाइजेशन से उपभोक्तावाद बढ़ेगा, पर्यावरण का नुकसान होगा। तो यहाँ की चिंताएँ अलग हैं, क्योंकि समाज ही अलग है। यहाँ समाज अलग है, यहाँ शासन अलग है, इसलिए मामला आंदोलन अपने आप अलग-अलग आ जाता है। अब इसी बात को, भारत के पूरे आंदोलन को तो हम भारतीय सेक्शन में पढ़ते भी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में। तो भारत जैसे आंदोलन की बात की जाए तो चांदी प्रसाद भट्ट जैसे लोगों ने, जो चिपको मूवमेंट आया। अच्छा, हमारे यहाँ तो पर्यावरणवादी आंदोलन और नारीवादी आंदोलन ये भी एक साथ जुड़े हुए हैं। पश्चिमी देशों में देखेंगे तो पर्यावरणवादी आंदोलन अलग, नारीवादी आंदोलन अलग। ये तो बाद में उनका एक सामंजस्य होता है, जिसे कहते हैं इको फेमिनिज्म, जब नारीवाद में पढ़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो जो चिपको आंदोलन था, उसमें मूलतः महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी थी, क्योंकि चिपको आंदोलन का खिलाफ जो साइमंड कंपनी के खिलाफ आंदोलन था, वो कंपनी न केवल पेड़ों को कटवाती थी, बल्कि पुरुषों को शराब पिला देती थी। तो जो मेल थे, वो तो बाकायदा शराब पी के इधर निकल जाते थे, घर में महिलाओं की पिटाई भी करते थे। तो पूरा जो चिपकने का, पेड़ से चिपकने का पूरा मूवमेंट था, वो तो महिलाओं के द्वारा किया गया। गौरा देवी एक महिला थी, बड़ी प्रसिद्ध वहाँ पे हुई। लेकिन जो बात ध्यान देने की है कि जब हम सामाजिक आंदोलन, इसका मतलब दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। और दोनों में अंतर लिखेंगे सिद्धांतकारों के साथ, उदाहरण के साथ लिखेंगे। और ये भी आपको याद दिला दें, यदि दोनों में एक समानता भी है कि दोनों नागरिक समाज को शक्तिशाली करना चाहते हैं। जहाँ भी सामाजिक आंदोलन आया, यानी सामाजिक आंदोलन का, नव सामाजिक आंदोलन का मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है कि कैसे लोकतंत्र को प्रभावशाली बनाया जाए। मुद्दा एक ही जैसी है, लोकतंत्र को कैसे हम प्रभावशाली बनाए, ये मुद्दा है। मुद्दा क्या है? नागरिक समाज को शक्तिशाली बनाया जाए। और मुद्दा ये है कि नव सामाजिक आंदोलन इसीलिए तो आया कि पार्टियों, दबाव समूह हमारी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाए। और ये भी बात कि किस तरीके से केवल विकास नहीं होना चाहिए, इनक्लूसिव, सर्वसमावेशी विकास होना चाहिए। इनक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्वसमावेशी विकास होना चाहिए और सतत विकास होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। मुद्दा तो यही है, सर्वसमावेशी विकास, सतत विकास, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा फ्रांस में लॉकडाउन के बाद कीमतों के बढ़ने के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया। इसलिए जो छात्र आंदोलन है, या जो पर्यावरणवादी आंदोलन है, जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट है, वो किसकी बात करता है? तो आप देखेंगे नव सामाजिक आंदोलन के लोकतंत्र के मुद्दे एक जैसे हैं। सर्वसमावेशी विकास, यानी ऐसा विकास जिससे सबको फायदा हो, केवल कुछ वर्ग को ना। और नागरिक समाज को शक्तिशाली बनाना, लोकतंत्र को प्रभावशाली बनाना, सतत विकास। इसलिए अगर आप देखेंगे चिपको मूवमेंट में, एपिको मूवमेंट में, जितने भी मूवमेंट है, उनके मेन इशूज यही हैं। और हमें लिखने में मुद्दों की बात पहले लानी पड़ती है, वो कहानी की बात नहीं कि भाई क्या क्या हुआ, उस आंदोलन में कौन था, क्या क्या हुआ, कैसे कंपनी आई, तो वो सब चीज़ें समझने के लिए है। लिखने में तो हमेशा हम इशूज़ का ही प्रयोग करते हैं, इशूज़ को ही हम प्राथमिकता देते हैं। इसी के साथ हम सामाजिक आंदोलन की बात खत्म कर रहे हैं।